हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है CSP कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम बेसिकली एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन काइंड ऑफ रूल्स, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हम बोल सकते हैं। हमको यहाँ पर करना कुछ यूँ है कि प्रॉब्लम में जो कुछ रूल्स या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमने अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सी टेक्निक्स, बहुत सी मेथडोलॉजीज प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिस्कस की, जहाँ हमने इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक उनको कवर किया। वहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम प्रॉब्लम को स्टेट स्पेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और उन्हीं स्टेट स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे। जबकि जो CSP है, कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, इसमें जो प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है उन सभी टेक्निक से, उन सभी मेथडोलॉजी से जो अब तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कवर करते आए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की, कि कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है यहाँ पर फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होती है। अब दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एक होती है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन और एक होती है फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टेट्स। अब अगर हम अब तक की जो हमने जो टेक्निक्स या मेथडोलॉजीज कवर की उनकी बात करें तो वहाँ पर हम एटॉमिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे स्टेट्स की, जहाँ पर एक एंटिटी को हम एक स्टेट कंसीडर करते थे। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर एक स्टेट को हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं हम एक स्टेट को देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ वैल्यूज की फॉर्म में किसी भी स्टेट को हम देखते हैं। अगर हम रियल लाइफ का एक एग्जांपल लें इसके लिए, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को कोई बीमारी है, हम ये बोलते हैं कि ये बीमार है या हम बोलते हैं ये बीमार नहीं है। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्टेट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हम फैक्टर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका वेट कितना है। तो हम एक, आप बोल सकते हो, एक स्टेट को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स में, नंबर ऑफ वैल्यूज में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। फिलहाल के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हम विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसको कवर करेंगे, लेकिन ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपने समझना है। उसके बाद वो बोलता है रिड्यूसिस सर्च स्पेस। यहाँ पर जो सर्च स्पेस है वो रिड्यूस होती है, उसकी वजह क्या है? सिंपल सी कहानी ये है कि हमको कुछ लिमिटेशंस बता दी गई कि इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इन इन चीज़ों से बचना है, या आप ऐसा बोल सकते हो ये रूल्स हैं। हम उन चीज़ों से बचते हुए बड़ी स्पीडली, बहुत कम कम्प्लेक्सिटी में, बहुत जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट स्पेसिस होती हैं वो कम होती हैं। ये दो मेन चीज़ें आपने याद रखना है। अब एक बात को आपने याद रखना है कि जो कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, इसको फर्दर फैक्टर, या आप बोल सकते हो जो इसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं। सबसे पहले नंबर पर है वेरिएबल, ठीक है जी, जिसको हम एक्स से या वी से समटाइम डिनोट करते हैं, वेरिएबल्स। सेकंड थिंग इज डोमेन्स एंड थर्ड इज कॉन्स्टेंट्स। तीन कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं जी, इस पूरे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो जान है वो ये तीन चीजें हैं, वेरिएबल्स, डोमेन्स और कॉन्स्टेंट्स। अब इन तीनों को ही समझने से पहले आप एक बात याद रखो कि जो कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है ये हम बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं। हमारी रियल लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को यूज करते हैं। हम एन क्वीन प्रॉब्लम को इसके मदद से सॉल्व करते हैं,
इसके लिए इसका जो एग्जाम्पल है या जिसको हम सॉल्व करते हैं इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, वो हमारे पास सुडोको है, जिसको इस वीडियो में हमको कवर करना है। इसी तरह से जो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है या जिसको हम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जो हमारी जॉब शेड्यूलिंग है, इसी तरह से अगर हम किसी स्कूल का कॉलेज का कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो वहां पर हम इस टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। तो पूरी कहानी को समझने से पहले हमको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को कंसीडर करना है ताकि हम इन सभी चीज़ों को समझ पाएं, इस पूरी की पूरी टेक्निक को समझ पाएं। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जो है सुडोको का एग्जाम्पल, जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है इस अप्रोच को समझने के लिए। अब हम यहाँ पर गेम खेलना नहीं सीख रहे, बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। सुडोको में बेसिकली होता कुछ यूँ है कि हमारे पास 9x9 का एक ग्रिड होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मींस यहाँ पर हमारे पास टाइल्स बोल सकते हो या स्पेसिस बोल सकते हो। 81 टोटल हमारे पास टाइल्स होती हैं। 9x9 का ये ग्रिड है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब ये जो 9x9 का ग्रिड है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू 9 सब ग्रिड्स, ठीक है। ये है एक सब ग्रिड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। हर सब ग्रिड में हमारे पास अगर आप देखो तो यहां पर 9 ही टाइल्स हैं, 9 9 9 इसी तरह से। मैंने थोड़ा सा इसको रेड हाईलाइट करने की कोशिश की है, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। तो ये है हमारे पास 9x9 का ग्रिड जो फर्दर डिवाइडेड है इनटू 9 सब ग्रिड्स। अब सुडोको गेम हम खेलते कैसे? बेसिकली वो जो गेम है इसमें होता कुछ यूं है कि जितनी भी रोज हैं, जैसे ये पहली रो है, इस रो में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक नंबर हम इंटर कर सकते हैं। अब हर रो में, मतलब अगर ये रो है तो इस रो में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। हर कॉलम में जो एक नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 तक अलग अलग हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। पहले नंबर पर वो कह रहा है कि हर रो में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, हर कॉलम में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से जो एक पर्टिकुलर ग्रिड है उस ग्रिड में जो है वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। हमको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लेकर आने होते हैं और हम इस गेम को प्ले करते हैं। बेसिकली मैंने आपको गेम को खेलने का तरीका बताया। अभी हम इस पूरी गेम को रिलेट करेंगे हमारे इस टॉपिक के साथ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझ पाए। अब जो कंस्ट्रेंट्स सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है उसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स से। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मींस वो चीज जिसको हमको कोई वैल्यू असाइन करना है, जिसको हम वैल्यूज दे रहे हैं उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब अगर हम इस गेम का एग्जांपल लें तो यहां पर ये जो हमारे पास 81 सेल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स को अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें इस गेम के हवाले से तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये क्या है? x11 मतलब x पहला रो पहला कॉलम, x12 पहली रो दूसरा कॉलम, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में, इस गेम में जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं? वो है x11 से लेकर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से x19 तक जितने भी जो आप सेल्स हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? वेरिएबल्स बोल सकते हो। इसी तरह से अगर हम ऐसे देखें तो ये है हमारे पास x11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से x21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसी तरह से x31, x41, x51, x61, x71, x81 और x91। ये क्या है जी? ये इस आप बोल सकते हो इस सेल का, इस टाइल का एड्रेस है। इसी तरह से आप किसी को भी देख सकते हो, जैसे अगर इस सेल को जहां पर मैंने ये सर्कल लगाया तो इसका एड्रेस क्या होगा? यहां पर हमारे पास जो कॉलम है वो 5th है और जो रो है वो भी 5th है, तो हम इसको बोलेंगे x55। ठीक है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी यहां पर 81 सेल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास हैं जी इसके अंदर वेरिएबल्स। ठीक है जी,
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी x91 कुछ इस तरह से। मीन्स ये सारे के सारे मैंने इस तरह से वेरिएबल्स को डिनोट कर दिया। अब उसके बाद है जी डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब ये है कि हर वेरिएबल के लिए जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो उसकी डोमेन होगी। अब यहां पर हर वेरिएबल में ये जो सेल है इसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या है, वो है 1 से लेकर 9 तक। यहां पर हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मीन्स हर वेरिएबल के लिए वो पॉसिबल वैल्यू जो उसको असाइन की जा सकती है वो उसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। तो अब जो x11 है इसके अंदर इसकी डोमेन क्या है, x12 की, x13 की। तो इस कंडीशन में आपने याद रखना है, इस गेम के हवाले से याद रखना है कि जहां पर जिस भी टाइल को या जिस भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन पहले से की हुई है, जब ये गेम स्टार्ट होती है तो कुछ वैल्यूज ऐसे आपको शफल दी गई होंगी, जो पहले से वैल्यू दी गई है उसकी डोमेन वही है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। जबकि जो खाली है उनकी डोमेन क्या है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू उसको असाइन की जा सकती है। यहां पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू उसको असाइन की जा सकती है। तो डोमेन वो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो किसी भी वेरिएबल को असाइन की जा सकती हैं। हर वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू को हम उसकी डोमेन बोलते हैं। उसके बाद है जी कॉन्स्टेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स मींस काइंड ऑफ रूल्स, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब इस गेम के लिहाज से हम कहानी को समझते हैं। अब यहां पर रूल ये है कि हर रो में जो एक नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये है हमारे पास रो कंस्ट्रेंट। इसके हवाले से मैं समझा रहा हूं, आप डिफरेंट तरह से इसको समझ सकते हो। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया ताकि आप कहानी को समझ पाए। तो यहां पर कंस्ट्रेंट्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स, या आप इसको बोल सकते हो काइंड ऑफ लिमिटेशंस, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हम बोलते हैं कि सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या है जी, रो कंस्ट्रेंट्स। इस एग्जांपल के हवाले से क्या होगा, रो कंस्ट्रेंट। रो कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि किसी भी रो में एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है कॉलम कंस्ट्रेंट्स। कॉलम कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि हर कॉलम में कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है इंटरनल ग्रिड कंस्ट्रेंट, जो ये कहता है कि जो इंटरनल ग्रिड है यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक गेम है, एक प्रॉब्लम है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। हमने इस प्रॉब्लम को फर्दर फैक्टराइज कर दिया है, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है 3 कंपोनेंट्स में, वेरिएबल्स में, उसके बाद डोमेन्स में और कंस्ट्रेंट्स में। अब अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, इसके वेरिएबल्स हैं x11, x12, x13, मतलब हमने 81 जो ग्रिड्स हैं इनको हमने मैथमेटिकली यहां पर रिप्रेजेंट किया। ये क्या हुए, ये वेरिएबल हो गए इस प्रॉब्लम के। उसके बाद हमने डोमेन्स बता दी, 1 से लेकर 9 तक इसकी डोमेन है। लेकिन यहां पर याद रखना है कि जिस भी ग्रिड में, जिस भी टाइल में यहां पर नंबर ऑलरेडी गिवन है उसकी डोमेन वही है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो सेम वैसे ही रहेगी। उसके बाद हमने कांस्टेंट बता दिए। तो सबसे पहले नंबर पर रो का कांस्टेंट क्या है, x11 शुड नॉट इज इक्वल टू x12 शुड नॉट इज इक्वल टू x13 नॉट इज इक्वल टू x14 नॉट इज इक्वल टू x15 नॉट इज इक्वल टू x16 नॉट इज इक्वल टू x17 नॉट इज इक्वल टू x18 नॉट इज इक्वल टू x19। मतलब कोई भी वेरिएबल दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए उसके अंदर जो वैल्यू हम लेंगे। और तरह से भी देख लेते हैं, x11 नॉट इज इक्वल टू x21, ठीक है जी, नॉट इज इक्वल टू x23, सॉरी 31 आना था यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पर, एक ही कॉलम को यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको ताकि जो है वो बात आपको समझ आ सके। 31 नॉट इज इक्वल टू x41 नॉट इज इक्वल टू x51 नॉट इज इक्वल टू x61 नॉट इज इक्वल टू x71 नॉट इज इक्वल टू x81 नॉट इज इक्वल टू x91। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी रो है उसमें कोई भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो सेम नहीं होनी चाहिए, कॉलम में सेम नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्रिड में सेम नहीं होनी चाहिए। ये 3 हमने जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स बना दिए कि जो ग्रिड है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ग्रिड इन आ ग्रिड, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहो। इन आ ग्रिड, सॉरी, ऑल वेरिएबल
नंबर्स शुड बी डिफरेंट, क्या होने चाहिए जी, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमने 3 कॉन्स्टेंट्स बना दी। सिंपल सी कहानी है, कुछ इस तरह से हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। मैंने सुडोकू के एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की। अगर हम जो है वो मैप कलरिंग का एग्जांपल लें तो वहाँ पर होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एक नक्शा दिया गया हुआ होता है और उस नक्शे में जो सिटीज़ होते हैं वो बेसिकली उसके वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद उनको हमको कलर करने होते हैं, 3 कलर्स हमको दिए गए हुए होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो जो रेड ग्रीन एंड ब्लू हैं वो उसमें डोमेन्स कहलाती हैं। और हमको कॉन्स्टेंट्स ये बताया गया होता है कि जितने भी नेबरिंग सिटीज हैं उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो हमने उस कॉन्स्टेंट को फॉलो करना होता है। 3 ही चीजें इसमें होती हैं। इसी तरह से अगर हम रियल लाइफ में टाइम टेबल का एग्जांपल लें, अगर हमने फ्लाइट शेड्यूलिंग का एग्जांपल लें, इसी तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल हैं। उसमें अगर हम किसी हॉस्पिटल में जो ड्यूटी रोस्टर्स बनाए जाते हैं नर्सिस के, डॉक्टर्स के, उसके एग्जांपल लें तो वहां पर हम यही टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। हम कुछ हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डोमेन्स होती हैं, उन वेरिएबल्स की हर वेरिएबल्स के लिए डोमेन होती है और फर्दर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको फुलफिल करते हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टाइम टेबल का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पर हमें करना कुछ यूँ होता है कि टीचर्स और क्लासरूम्स और क्लासेस के कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए हर टीचर को जो है एक क्लास असाइन करनी होती है ताकि जो है वो हमारा जो टाइम टेबल है, जो क्लासेस हैं वो स्मूथली रन हो सके। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।